अभी सोचा है कि अगर किसी को ये पता चले कि उसके कैलेंडर से कुछ दिन बस गायब कर दिए गए हैं, दिन जो जानबूझकर इतिहास के पन्नों से मिटा दिए गए। आज हम समय की इसी अनसुनी कहानी को परत दर परत खोलेंगे। ये कहानी सिर्फ घड़ी की सुइयों की नहीं, बल्कि सत्ता, राजनीति और ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने की हमारी हजारों साल की कोशिश की है। जरा एक पल के लिए सोचिए, अगर हमारे पास घड़ी ना हो, कैलेंडर ना हो, तो वक्त का पता कैसे चलेगा? हजारों साल पहले हमारे पूर्वजों के लिए समय एक ऐसा अदृश्य दुश्मन था जिसे वो ना तो पकड़ सकते थे, ना ही रोक सकते थे। और ये जानना कि अगला मौसम कब आएगा कोई मामूली बात नहीं थी, बल्कि ये उनके जिंदा रहने की सबसे बड़ी शर्त थी। देखिए, शुरुआती इंसानों के लिए समय को समझना कोई शौक की बात नहीं थी। ये सीधे सीधे जिंदगी और मौत का सवाल था। अगर ये पता ना हो कि बीज कब बोना है, तो पूरी की पूरी फसल बर्बाद हो सकती थी, और इसका मतलब था पूरे समुदाय का भूखा रहना। तो समय की गिनती करना जिंदा रहने के लिए सबसे जरूरी हुनर बन गया। तो फिर इंसानों ने इस बहते हुए समय को रिकॉर्ड करना शुरू कैसे किया? ये कहानी सिर्फ तारीखों की नहीं है। ये उस पहले संघर्ष की कहानी है जब इंसान ने पहली बार इस विशाल ब्रह्मांड को समझने और उसे कह सकते हैं कि गणित के छोटे छोटे बॉक्सों में कैद करने की कोशिश की। और ये रोमांचक सफर अफ्रीका की गुफाओं से शुरू होता है। समय को नापने की जो पहली कोशिशें थी, वो आज के टेक्नोलॉजी से मीलों दूर थीं। इसके सबूत हमें मिलते हैं हजारों साल पुरानी हड्डियों और पत्थरों पर, जो हमें उस दौर के इंसानों के दिमाग की एक बड़ी ही दिलचस्प झलक देते हैं। आज से लगभग 20,000 साल पहले की बात है। जो जगह आज डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है, वहां किसी इंसान ने एक बबून की हड्डी उठाई और उस पर कुछ निशान बनाने शुरू कर दिए। इसी हड्डी को आज हम ईशांगो बोन के नाम से जानते हैं, जो दुनिया की सबसे पुरानी गणितीय कलाकृतियों में से एक मानी जाती है। अब इस हड्डी को लेकर दो थ्योरीज हैं। कुछ स्कॉलर्स कहते हैं कि ये बस गिनती के लिए बनाए गए कुछ निशान हैं, लेकिन कुछ रिसर्चर्स का मानना है कि ये निशान बहुत सोचे समझे तरीके से बनाए गए हैं और ये सीधे सीधे चांद के चक्र से मेल खाते हैं। अगर ये सच है, तो ये किसी इंसान की आसमान के साथ हुई पहली खामोश बातचीत थी। हड्डियों से आगे बढ़कर इंसान ने और भी बड़ा काम किया। उन्होंने पत्थरों से एक ऐसा ढांचा खड़ा किया जिस पर आज तक बहस होती है, स्टोनहेंज। सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ एक स्मारक था या फिर एक बहुत बड़ा पत्थर से बना कैलेंडर? प्रोफेसर टिमोथी डाविल का सिद्धांत कहता है कि स्टोनहेंज दरअसल एक सोलर कैलेंडर था। उनका मानना है कि पत्थरों की गिनती और उनकी जगह साल के 365 दिनों और यहां तक कि लीप ईयर का भी हिसाब रखती थी। हालांकि जाहिर है हर कोई इस बात से सहमत नहीं है और ये बहस आज भी चल रही है। तो जहां पश्चिम में लोग पत्थरों से समय का अंदाजा लगा रहे थे, वहीं पूरब में यानी भारत में समय को समझने का एक बहुत ही गहरा और दार्शनिक तरीका विकसित हो रहा था। ये सिर्फ पत्थर गिनने से कहीं ज्यादा जटिल और सटीक था। उस दौर के खगोलविदों के सामने सबसे बड़ी पहेली थी सूरज और चांद की अलग अलग चाल। देखिए, चांद का साल होता है लगभग 354 दिन का और सूरज का 365 दिन का। हर साल ये जो 11 दिन का अंतर आता था, इसका मतलब ये था कि अगर सिर्फ चांद के हिसाब से चलें तो बहुत जल्द ही सारे त्योहार और मौसम पूरी तरह से गड़बड़ा जाएंगे। इस मुश्किल समस्या का एक बहुत ही शानदार समाधान वेदांग ज्योतिष में मिलता है, जिसका श्रेय जाता है ऋषि लगध को। उन्होंने अधिक मास की अवधारणा पेश की। ये एक ऐसा खूबसूरत तरीका था जो कैलेंडर को अपने आप खुद ब खुद ठीक कर देता था। ये सिस्टम इतना सरल और फिर भी इतना सटीक है कि इसने कभी भी दिनों को हटाने या जोड़ने की जरूरत ही पैदा नहीं की, जैसा कि बाद में हमें यूरोप में देखने को मिला। मतलब ये प्रकृति के चक्र के साथ काम करता है, उसके खिलाफ नहीं। भारत में समय की गणना की इस कला का सबसे बेहतरीन उदाहरण है 13वीं सदी का कोणार्क सूर्य मंदिर। इसके जो 24 विशाल पहिए हैं, वो सिर्फ सजावट के लिए नहीं है, वो दुनिया की सबसे सटीक सूर्य घड़ियों में से हैं, जो दिन के 8 प्रहर यानी हर 3 घंटे से लेकर मिनट तक का सही समय बता सकती हैं। चलिए अब अपनी नजरें पश्चिम की ओर घुमाते हैं, रोम में, जहां कैलेंडर सिर्फ विज्ञान नहीं बल्कि राजनीति और सत्ता का एक बहुत ही ताकतवर हथियार बन गया था। रोमन गणराज्य में कैलेंडर पर पुजारियों का कंट्रोल था और वो अपनी मर्जी से कैलेंडर में दिन जोड़ते या घटाते थे। सोचिए, अगर कोई पसंदीदा नेता सत्ता में है तो साल लंबा कर दो, अगर कोई दुश्मन है तो साल छोटा कर दो। नतीजा पूरी तरह से अराजकता। हालत ये थी कि गर्मी के त्योहार वसंत में मनाए जा रहे थे।
तब जूलियस सीजर ने खगोल शास्त्री सोसिजिनस की मदद से इस गड़बड़ी को ठीक करने का फैसला किया। पहले तो उन्हें पुरानी गड़बड़ियों को ठीक करना पड़ा, जिसके लिए 46 ईसा पूर्व के साल को 445 दिनों का बना दिया गया। इसे कन्फ्यूजन का साल भी कहते हैं। फिर उन्होंने जूलियन कैलेंडर पेश किया, जिसने चीज़ों को काफ़ी हद तक व्यवस्थित कर दिया। लेकिन इस नए कैलेंडर में भी एक छोटी सी, बहुत ही छोटी सी चूक हो गई। सोजियानस ने सौर वर्ष की लंबाई थोड़ी सी ज्यादा आंक ली थी, बस 11 मिनट और 14 सेकंड ज्यादा। अब सुनने में ये बहुत कम लगता है ना, लेकिन समय की एक छोटी सी गलती भी सदियों बाद एक बहुत बड़ा तूफान ला सकती है। वो 11 मिनट की गलती असल में एक टिक टिक करते टाइम बॉम्ब की तरह थी। धीरे धीरे हर 128 साल में जूलियन कैलेंडर एक दिन आगे बढ़ जाता था, और 1500 से ज्यादा सालों के बाद ये छोटी सी खामी एक बहुत बहुत बड़ी समस्या बन चुकी थी। 16वीं शताब्दी तक आते आते जूलियन कैलेंडर असली सोलर टाइम से पूरे 10 दिन आगे निकल चुका था। अब इससे हुआ ये कि ईस्टर जैसे जो महत्वपूर्ण त्योहार थे, जो वसंत के आने से जुड़े थे, वो अब गलत तारीखों पर पड़ रहे थे, और चर्च के लिए ये एक बड़ा धार्मिक संकट था। तो 1582 में पोप ग्रेगरी 13वें ने एक बहुत ही क्रांतिकारी फैसला लिया। उन्होंने एक आदेश जारी किया कि 4 अक्टूबर के ठीक अगले दिन को 15 अक्टूबर माना जाएगा। बस यूं ही एक झटके में इतिहास के पन्नों से 10 दिन हमेशा के लिए गायब कर दिए गए। जरा कल्पना कीजिए उस सुबह की। लोग 4 अक्टूबर को सोए और 15 अक्टूबर को जागे। पूरे यूरोप में दंगे भड़क गए। लोगों को लगा कि चर्च ने उनकी जिंदगी के 10 दिन चुरा लिए हैं। उन्हें अपनी मजदूरी कटने का डर था। इतना ही नहीं, ब्रिटेन जैसे देशों ने तो इस कैथोलिक कैलेंडर को अपनाने से ही मना कर दिया, और वो भी लगभग 200 सालों तक। ये दिखाता है कि कैलेंडर सिर्फ विज्ञान नहीं, बल्कि पहचान और धर्म का भी मामला है। तो इस पूरी कहानी से आज हम क्या सीखते हैं? आज हम नैनो सेकंड में समय को मापते हैं, एकदम सटीक। लेकिन क्या हमने सटीकता के बदले में कुछ खो दिया है? हमारे सामने समय के 2 बिल्कुल अलग दर्शन हैं। एक है भारतीय पंचांग, जो प्रकृति के चक्र के साथ तालमेल में है, साइक्लिकल है, और दूसरा है ग्रेगोरियन कैलेंडर, जिसने दुनिया को व्यापार और संचार के लिए ग्लोबल स्टैंडर्ड दिया। और मजे की बात यह है कि आज भी दुनिया की एक बहुत बड़ी आबादी इन दोनों समयों में एक साथ जीती है। दफ्तर ग्रेगोरियन कैलेंडर से चलते हैं, लेकिन त्योहार और शादियां वो आज भी पंचांग से ही तय होती हैं। अगली बार जब कोई अपनी घड़ी देखे तो ये जरूर याद रखें कि वो सिर्फ समय नहीं देख रहा है, वो हजारों सालों के मानवीय संघर्ष, उसकी जिज्ञासा और उसकी सबसे बड़ी जीतों में से एक को देख रहा है। ये उन अनगिनत खगोलविदों, गणितज्ञों और मजदूरों की मेहनत का नतीजा है, जिन्होंने समय को नाम दिया, उसे महीनों में बांटा और उसे इतिहास का हिस्सा बनाया।